नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत जर्मनी के मजबूत रिश्ते से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके साथ ही दोनों नेता साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में भी शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के नीले आसमान में उड़ी ये पतंग, जिसकी डोर थामकर पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसे आसमान में दिशा दी, वो भारत और जर्मनी की दोस्ती के मजबूत रंग की भी गवाह बन गई। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पीएम मोदी के साथ मिलकर पतंग उड़ाई। तो ये तस्वीर भारत जर्मनी के मजबूत होते रिश्तों की प्रतीक बन गई। फ्रेडरिक मर्ज का ये दौरा दोनों देशों के इस साल राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के जश्न के तहत हो रहा है। चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। इस मौके पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। इसी के तहत गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी समेत कई समझौतों पर सहमति बनी। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। भारत जर्मनी द्विपक्षीय वार्ता के अलावा इससे पहले दोनों नेता गुजरात के गांधीनगर में इंडिया जर्मनी सीईओज फोरम में शामिल हुए, जहां प्रमुख व्यापारिक नेताओं और उद्योगपतियों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने और व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। अब खबर लखनऊ से। सीएम योगी राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने आयोजित इस कार्यक्रम में युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के संकल्प के साथ युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को नई दिशा देने पर जोर दिया। देखिए रिपोर्ट। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है, अब तो यूपी में सब जगह चंगा है, हर व्यक्ति खुशहाल है, अपने कारोबार में लगा है, सुरक्षित माहौल में रह रहा है। अब चिंता चाहिए, हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लिप्त है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान उत्तर प्रदेश की बदली हुई कानून व्यवस्था की तस्वीर को दर्शाता है। कभी दंगों, कर्फ्यू और अस्थिरता के लिए चर्चा में रहने वाला प्रदेश अब शांति, विकास और भरोसे के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इसी बदले हुए माहौल का जिक्र सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किया। सीएम योगी राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के संकल्प के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को नई दिशा देने पर जोर दिया। हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था, यानी उठो, जागो,
और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने हिंदू धर्म की महानता बताते हुए बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि विवेकानंद ने कहा था कि सनातन धर्म ने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है। उन्होंने गर्व से कहा था कि मैं हिंदू हूँ। वो उस भारत का प्रतिनिधित्व करते थे जो उस समय सुप्त चेतना के कारण आत्मबोध खो चुका था। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक भारत की सनातन संस्कृति को, उसकी आध्यात्मिक चेतना को और वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली ताकत है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनकी निर्णायक भूमिका है। इसके अलावा सीएम योगी ने युवाओं को नशे से दूर रहने और इस पर अभियान चलाने की अपील भी की। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के हिंदू और हिंदुत्व पर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे हिंदुओं का अपमान बताया है। बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। हिंदुओं का अपमान, यही बन चुकी है इंडी अलायंस की और खास करके कांग्रेस और टीएमसी की पहचान। आज मणिशंकर अय्यर और जो महुआ मोइत्रा का बयान आया है हिंदुत्व को लेकर, हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच में ये अंतर भी कर रहे हैं। क्या माँ और मातृत्व में कोई अंतर है? ये केवल दिखाता है कि कैसे हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। सियासी जमीन पर बयानों के तीर कई बार विवादों का ऐसा बवंडर खड़ा करते हैं कि बयान देने वाले इंसान के साथ उसकी पार्टी और विचारधारा पर भी सवालिया निशान लगने लगते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने रविवार को कलकत्ता डिबेटिंग सर्कल की ओर से आयोजित द डिबेट 2026 के दौरान हिंदुत्व पर कुछ ऐसा ही बयान दिया है, जिस पर सियासी हलकों से लेकर धार्मिक गलिहारों तक धर्मयुद्ध छिड़ गया है। क्या है अय्यर का वो बयान, पहले ये भी जान लेते हैं। Hinduism is a great spiritual religion. Hindutva is a political fact. Hindutva is Hinduism in paranoia. It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. मणिशंकर अय्यर ने कोलकाता की धरती से हिंदू और हिंदुत्व की जो परिभाषा गढ़ी, उस पर बयानों की बौछार शुरू हो गई। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बयान को कांग्रेस के लिए ही खतरे की घंटी बताया, तो आध्यात्मिक गुरु और विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अय्यर के ज्ञान के स्तर पर सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म की परिभाषा को बदल देगी, ऐसा सोचना, ऐसी परिकल्पना मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत घातक है। सनातन, हिंदू, हिंदुत्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, भाव समाहित हैं। इसलिए मणिशंकर जी का इस धर्म और धर्म के भाव की परिभाषा करना बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है। मेरे ख्याल से ऐसे बयानों के कारण ही कांग्रेस धरातल में धंसती जा रही है। हिंदू माने जो हिमाचल के समान स्थिर हो और इंदु के समान शीतल हो, उसी के भाव को तो हिंदुत्व कहते हैं। किसी को सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है, न संस्कृत का एक अक्षर उन्हें आता है, तो उनके लिए मैं क्या करूं? हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अय्यर के बयान के चलते कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल उठे हैं। हाल ही में मणिशंकर अय्यर ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान के साथ बातचीत की मेज पर लौटने का अपना ओपिनियन जाहिर किया था, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। योगी सरकार प्रदेश को एआई के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी सिलसिले में राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और आईटी विभाग की ओर से 2 दिवसीय एआई एवं स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का शुभारंभ किया। देखिए रिपोर्ट। जिस नए एआई इम्पैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है।
योगी सरकार प्रदेश को एआई के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी सिलसिले में राजधानी लखनऊ में सोमवार को स्वास्थ्य और आईटी विभाग की ओर से 2 दिवसीय एआई एवं स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सम्मेलन में सीएम योगी ने स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों, तकनीकी विकास और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक मंथन किया। आज यहाँ पे एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। एआई का उपयोग केवल हेल्थ केयर में नहीं, बल्कि यूपी एग्रीज में भी हम लोगों ने इस दिशा में इस कार्य को पहले ही आगे बढ़ा चुका है और देश का पहला राज्य यूपी है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बीमारियों के पैटर्न और पूर्वानुमान की पहचान संभव होगी, जिससे किसी भी महामारी को फैलने से पहले ही रोका जा सकेगा। उन्होंने इसे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गेम चेंजर करार दिया। सीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने तकनीक के बेहतर उपयोग से हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे सामने चैलेंज था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हम उस दिशा में आगे बढ़े। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर चल रहे हैं। अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो हम लोग उत्तर प्रदेश के जिन 75 में से 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। जहां हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत होती थी, इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाते थे। आज उसी प्रदेश में आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली किसी भी प्रकार की मौत 0 है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूपी में डेटा सेंटर इकोसिस्टम बनेगा। यूपी में एआई मिशन पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे अब पूरी दुनिया को तकनीक आधारित मॉडल देने में सक्षम होगा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने के बीच भाषा का मुद्दा फिर केंद्र में है। राज ठाकरे के यूपी बिहार को लेकर दिए बयान पर देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। चुनावी मैदान में जब कोई नेता सियासत की मर्यादा को दरकिनार कर भाषाई आधार पर देश के किसी क्षेत्र के लोगों के लिए खुले मंच से ऐसे शब्दों का चयन करता है, तो फिर सवाल उठता है कि सत्ता का रास्ता पाने के लिए नेताओं की जुबान से ऐसे बयान आना कहां तक जायज है। देखिए, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी का मुंबई में जो वर्चस्व कभी होया करता था आदरणीय बाल ठाकरे जी के समय में, वो सब खत्म हो चुका है। जनता से इनका कनेक्ट खत्म हो चुका है। जनता इनको इस बार इलेक्शन में सही रास्ता दिखाएगी, इसका पूरा उनको अनुमान है। इसलिए इस तरह की बेतुकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है और बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के लिए इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक साथ आए हैं। 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लिहाजा मराठा वोटरों को सहेजने के लिए दोनों भाइयों ने हिंदी विरोध का रंग बिखेरना शुरू कर दिया है, जिस पर तगड़ा पलटवार भी देखने को मिल रहा है। विभिन्न भाषा के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो देश हित में नहीं है और वो अपनी राजनीति, मराठा राजनीति के चलते ऐसी भाषा का प्रयोग बीच बीच में करते रहते हैं। भाषा का जिस तरीके से प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, संयमित रह के खासकर बिहारी लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिहार से ही महाराष्ट्र चल रहा है जी। अगर बिहारी लोग वहाँ से हट गया तब महाराष्ट्र का लुटिया डूब जाएगा, ये समझ लीजिए। इसलिए भाषा को संयमित रखिए।
बहरहाल मनसे प्रमुख राज ठाकरे के यूपी बिहार की जनता पर दिए हालिया विवादित बयान ने महाराष्ट्र के साथ देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि निकाय चुनाव के नतीजों में इन बयानों का क्या असर पड़ता है। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। देवरिया से बड़ी कार्रवाई की खबर है, जहां प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर एक्शन किया है। गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे बनी करीब 50 साल पुराने अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें देवरिया से हैं, जहां ओवरब्रिज के नीचे बनी करीब 50 वर्ष पुरानी हजरत अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर सोमवार को दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इससे पहले रविवार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान मजार के बाहरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया, वहीं मजार के गुंबद को भी गिरा दिया गया। ये कार्रवाई प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम के तहत की गई है। और अब पूरे मामले पर भी एक नजर डालते हैं। अब्दुल शाह गनी मजार गोरखपुर रोड ओवरब्रिज से सटी हुई जगह पर बनी है। 2019 में इसकी पहली शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी से की गई। डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को मौका मुआयना के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया। 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया गया। इस मजार को लेकर एक पक्ष ने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। सुनवाई में अदालत ने पाया कि जिस जमीन पर मजार बनी है वो सरकारी बंजर भूमि है। कोर्ट में यह भी सामने आया कि मजार का कोई नक्शा पास नहीं कराया गया था। दोनों मामलों में मजार कमेटी को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने फैसले के बाद जिला प्रशासन ने मजार कमेटी को निर्देश दिया। प्रशासन ने कहा कि इस अवैध निर्माण को स्वयं हटा लिया जाए। इस पर मजार कमेटी ने मजार हटाने की सहमति दे दी थी। पुलिस बल की मौजूदगी के बीच ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। फिलहाल पूरे इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है। देवरिया में हुई ये कार्रवाई न सिर्फ प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि आने वाले दिनों में अवैध निर्माण के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां और भी तेज हो सकती हैं। अब खबर हिमाचल प्रदेश के सोलन से है, जहां रविवार रात अर्की बाजार में भड़की भीषण आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया और कई जिंदगियों को भी निगल लिया। इस रिपोर्ट में जानिए आग ने इतना विकराल रूप कैसे लिया। दीवार से लिपटे ये कालिख के दाग, जले हुए सामान के बीच धधकती आग, गगनचुंबी इमारतों के बीच उठता धुएं का गुबार और बिखरे मलबे को हटाने की कोशिशें हजार। भीषण आग से उपजे हालात की कहानी को बयां कर रही ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन से हैं, जहां रविवार रात अर्की बाजार में भड़की भीषण आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया और कई जिंदगियों को भी निगल लिया। आइए जान लेते हैं आग ने इतना विकराल रूप कैसे ले लिया। बताया जा रहा है कि आग रविवार रात करीब 2:30 बजे बाजार में एक रिहायशी 2 मंजिला मकान से भड़की। इसकी निचली मंजिल में दुकानें और ऊपर वाली मंजिल में नेपाल व बिहार के 9 परिवार रहते हैं, जिसमें से 7 परिवारों को आग लगने के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया, मगर 2 परिवारों के लोग अंदर फंस गए। कुछ ही देर में आग ने आसपास की दुकानों और अन्य भवनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान एक के बाद एक कई एलपीजी सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भड़क गई। सिलेंडरों के धमाकों की आवाज से पूरे बाजार क्षेत्र में दहशत फैल गई। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और सुबह 7 बजे तक आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक 8 से 10 मकान जलकर राख हो गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और करीब 9 लोग मलबे में दब गए। अंदाजन लगा रहे थे और जो कुछ सूत्रों से हमारे को पता लगा था लोकल, वो कुछ 9 लोग थे, 2 फैमिलीज, उसमें से 2 मेल 2 फीमेल और 5 जो है बच्चे थे। तो अभी जो है 3-4 पार्ट्स के लगभग हमारे को रिकवर हो गए हैं और वो हमने विधिवत जैसे हमने ऊपर भेज दिए हैं पुलिस स्टेशन के थ्रू अपने अस्पताल में। और बाकी का जो हम आगे का जो इसमें एक बिल्डिंग है उसमें भी हम प्रयासरत हैं कि और जो डेब्री बचा है और एक्सकवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अभी तक जो हमने अभी ऑपरेशन हमारा जारी है
अभी कुछ बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं सर। अभी तक कहना संभव नहीं है सर कि कोई जिंदा है या नहीं है सर। प्रशासन ने लापता लोगों की तलाश में सुबह से ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। घटनास्थल पर जेसीबी से मलबा निकाला जा रहा है, जिसमें से कुछ लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं मलबे में फंसे लोगों की कवायद युद्ध स्तर पर चल रही है। अब बात बुलडोजर एक्शन की। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन अब और तेज हो गया है। संभल और वाराणसी में एक साथ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन अब और तेज हो गया है। संभल से लेकर काशी तक एक ही संदेश साफ है, सरकारी जमीन और विकास कार्यों में अड़चन बर्दाश्त नहीं। बता दें कि सोमवार को 2 जिलों संभल और वाराणसी में एक साथ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। संभल में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन मौके पर पहुंचा, तो वहीं वाराणसी की दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। संभल में हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के सिरसी कस्बे में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई हुई। प्रशासन की टीम ने सोमवार को सरकारी भूमि पर बने अवैध मकानों को गिराने के लिए बुलडोजर चलाया। यहां सरकारी जमीन पर अयूब हसन और कामिल समेत अन्य लोगों ने कब्जा कर 8 मकान बना लिए थे। वहीं वाराणसी की दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। वाराणसी की दाल मंडी मार्केट में काशी विश्वनाथ मार्ग चौड़ीकरण परियोजना को लेकर कार्रवाई हुई। चौड़ीकरण के तहत 650 मीटर लंबे इस बाजार को 17.4 मीटर यानी लगभग 60 फीट तक चौड़ा किया जाना है। इससे पहले यहां 184 मकान और दुकानों को नोटिस दिया गया था। इस दौरान एहतियातन भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। आदेश पारित किया गया था और उसके बाद में संबंधित पक्षों ने जो 6-2 की रिजर्व लैंड है, जिस पर केवल आम ग्रामीण का ही अधिकार होता है या आम नागरिकों का अधिकार होता है, उनके ऊपर कब्जा किया था। उन्होंने हमारे यहाँ अपील की, उनकी अपील की सुनवाई हुई, बाद में अपील खारिज हो गई। उसी उपलक्ष्य में आज वहाँ पे निर्धारित तिथि रखी गई थी कि आज कब्जा तोड़ना है। आज ये नई सड़क की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री, पीएसी और सिविल फोर्स। साथ साथ में क्योंकि ये मेन रोड है, लोगों का आवागमन और गाड़ियों का भी प्रेशर काफी है, तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है। ड्रोन से एरियल सर्विलांस किया जा रहा है, तो सभी जो सुरक्षा के उपाय हैं वो अपनाए गए हैं ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चलती रहे। प्रशासन का कहना है कि मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करते हुए अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं और संदेश साफ है, सरकारी जमीन पर कब्जे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगे। वहीं इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है। साइबर सिक्योरिटी फर्म मालवेयर बाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.75 करोड़ इंस्टाग्राम अकाउंट्स का डेटा लीक होने का दावा किया गया है। हालांकि मेटा ने किसी भी बड़े डेटा ब्रीच से इनकार किया है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से जुड़ा एक बड़ा डेटा लीक सामने आया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म मालवेयर बाइट्स के मुताबिक करीब 17.5 मिलियन इंस्टाग्राम अकाउंट्स का पर्सनल डेटा लीक हो चुका है। ये डेटा हैकर फोरम और डार्क वेब पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें यूजर नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये लीक 2024 में इंस्टाग्राम के एपीआई से जुड़ी सुरक्षा चूक की वजह से हुआ। हालांकि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने किसी भी डेटा ब्रीच से इनकार किया है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट प्रभावित हुआ है या नहीं, तो pwned.com वेबसाइट पर अपना ईमेल या फोन नंबर डालकर जांच कर सकते हैं। सिर्फ एसएमएस के भरोसे न रहें। गूगल ऑथेंटिकेशन या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन जैसे ऐप का उपयोग करके 2FA सक्रिय करें। अपने अकाउंट को हैकिंग से बचाने के लिए एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड सेट करें, जिसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण हो। अगर आपको कोई ईमेल या मैसेज आता है जिसमें अकाउंट वेरिफिकेशन या कॉपीराइट उल्लंघन का दावा किया गया हो, तो उस पर क्लिक न करें। इंस्टाग्राम सेटिंग्स में जाकर लॉगिन एक्टिविटी चेक करें कि कहीं कोई अनजान डिवाइस आपके अकाउंट में लॉगिन तो नहीं है। इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम से OTP या पासवर्ड रीसेट करने का ईमेल आता है, तो उस ईमेल पर आएं,
लिंक पर क्लिक न करें। डेटा लीक के दावों के बीच मेटा ने सफाई दी है। मेटा का कहना है कि इंस्टाग्राम के सिस्टम में कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है। कंपनी के मुताबिक सिर्फ एक तकनीकी खामी थी, जिससे कुछ यूजर्स को पासवर्ड रीसेट ईमेल ट्रिगर हो रहे हैं। इस खामी को अब ठीक कर दिया गया है। हालांकि साइबर एक्सपर्ट्स यूजर्स को सलाह दे रहे हैं कि वे पासवर्ड बदलें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें और संदिग्ध ईमेल व मैसेज से सावधान रहें। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार का सख्त रुख साफ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को सरकारी अस्पतालों में अनुशासनहीनता और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर 17 लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर 17 चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये डॉक्टर लंबे समय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थी। मरीजों के साथ अभद्रता करने वाले 4 डॉक्टरों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्थानांतरण के बाद भी नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले डॉक्टर गजेंद्र सिंह के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीकेटी ट्रॉमा सेंटर में तैनात 4 चिकित्सा अधिकारियों से लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही काम में ढिलाई बरतने पर 3 चिकित्सा अधिकारियों को चेतावनी देने का फैसला लिया गया है। कार्य में लापरवाही व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में 5 चिकित्सा अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। वहीं क्रय नीति का उल्लंघन कर दवाइयां खरीदने वाले 2 चिकित्सा अधिकारियों के पेंशन में 10% कटौती के निर्देश जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लखनऊ की प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू से जुड़े धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में जांच और तेज हो गई है। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर जांच एजेंसियों को अहम जानकारियां मिली हैं। अब तक हुई जांच में सामने आए तमाम तथ्यों को लेकर कई दावे भी किए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ की प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में जांच और तेज हो गई है। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर जांच एजेंसियों को अहम जानकारियां मिली हैं। जांच में सामने आया है कि रमीज पर विदेशी फंडिंग के जरिए हिंदू महिला डॉक्टरों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप है। यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से पूरे नेटवर्क की विस्तृत जानकारी मांगी है। जांच एजेंसियां अब उसे संरक्षण देने वालों की पहचान में जुटी है। अब तक हुई जांच में सामने आए तमाम तथ्यों को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज के देश और विदेश से जुड़े संपर्कों की जानकारी हुई है। संदिग्ध मुलाकातों और एक संभावित संगठित नेटवर्क की ओर संकेत भी मिले हैं। दावों के मुताबिक आरोपी रमीज का संपर्क डॉक्टर शाहीन सईद से रहा है, जिनका नाम पहले दिल्ली ब्लास्ट मामले में सामने आ चुका है। पूछताछ के दौरान आरोपी रमीज ने खुद स्वीकार किया है कि उसकी डॉक्टर शाहीन सईद से कई बार मुलाकातें हुई थी। इन खुलासों के बाद एजेंसियों ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। किसी भी दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इन दावों पर आधिकारिक मुहर लगनी अभी बाकी है। फिलहाल एजेंसियों की ओर से इस मामले से जुड़े हर पहलू की गहन पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे मामले के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क सक्रिय था, फंडिंग के स्रोत क्या थे और इसमें और कौन-कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर टकराव तेज हो गया है। आईपैक रेड विवाद को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने ममता बनर्जी समेत राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों पर जांच में बाधा डालने, सबूतों से छेड़छाड़ और अधिकारियों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता के आईपैक दफ्तर में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दखल ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आईपैक रेड विवाद को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका के जरिए सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका के जरिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। आखिर ईडी की तरफ से कौन कौन से बड़े आरोप लगाए गए हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान सीएम समेत राज्य के बड़े अधिकारियों ने रेड में बाधा डाली। आईपैक मनी लॉन्ड्रिंग जांच में राज्य मशीनरी ने सबूतों से छेड़छाड़ की। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को धमकाया गया। ईडी ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की भी मांग की। ईडी ने यह भी दावा किया कि कोलकाता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान हंगामा किया गया। राज्य सरकार ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके अदालत में हंगामा मचाया। इसी वजह से तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।